सो गाइस इस एपिसोड में जो होने वाला है सच में नेक्स्ट लेवल जाने वाली स्टोरी, और जो मतलब पिछले एपिसोड्स में हुआ उसके मुकाबले एपिसोड कुछ नेक्स्ट लेवल जाएगा। मजा आएगा देखकर कि आखिर भाई स्टोरी में हो क्या रहा है, मजा आएगा। क्योंकि इस एपिसोड में जो होने वाला है सच में आई डोंट नो की चीजें कितनी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगी। एंड गाइस जो है स्टोरी में इतना ज्यादा ट्विस्ट है और जो चीजें होंगी सच में मजा आ जाएगा। और मतलब कुछ ऐसी चीजें होंगी जो शायद नहीं होनी चाहिए थी, और जो चीजें हो चुकी है अब उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते। बट आगे स्टोरी में इतना ज्यादा सस्पेंस है, सच में कतई जहर होने वाली स्टोरी, आगे मजा आ जाएगा स्टोरी में आखिर होने क्या वाला है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस सस्पेंसफुल स्टोरी को, आखिर कहाँ जाएगी स्टोरी, आखिर कहाँ पर अंत होगा इस स्टोरी का और कहाँ पर ये सस्पेंस खत्म होगा। तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी का आखिर होने क्या वाला है। तो चलिए देखते हैं लास्ट। आहान और अभिनीत के बीच में आर्गुमेंट होने लगती है। तब अभिनीत का दोस्त वासु वहाँ आता है और आहान को ह्यूमिलिएट करने लगता है। हिमानी से करारा जवाब मिलने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वासु कहता है कि उसके डैड जो नॉर्थ ईस्ट वॉर अलायंस के हेड हैं, वो मनाली आने वाले हैं। तब मिहिर को लगता है कि उनकी मदद से वो आहान से बदला ले पाएंगे। हिमानी और आहान बार से बाहर चले जाते हैं और हिमानी आहान को किस करती है। हिमानी जब आहान से दूर होती है तब आहान हैरान हो जाता है। उसे अचानक से शनाया याद आती है। आहान बहुत गिल्टी फील करता है और डिसाइड करता है कि वो शनाया से मिलने जाएगा। आहान को ऐसे देखकर हिमानी भी बहुत एम्बैरेस्ड फील कर रही थी। उसने पहले कभी आहान के साथ ऐसा नहीं किया था, पर अभी बात अलग थी। आहान उससे बहुत दिनों के लिए दूर था और उसने आहान को बहुत मिस किया था। उसे अपने सामने देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई और आहान को किस करने लगी। सब लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। ये देखकर हिमानी का चेहरा और लाल हो गया। उसने कहा, लेट्स गो फ्रॉम हियर आहान। आहान जो अब तक थोड़े शॉक में था, रिकवर हुआ और वहां से जाने के लिए निकला। जैसे ही उन्होंने अपने कदम बढ़ाए, उनके सामने अभिनीत कुछ गुंडों के साथ खड़ा था। उन दोनों को किस करते देख अभिनीत का सारा खून पानी हो गया। इस वक्त उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। आहान आगे आया और उसने कहा, क्या हुआ मिस्टर डॉकलब, मुझसे लड़ने आए हो क्या? शायद नहीं मिल रहा है मुझसे लड़े बिना। तुम जल्दी मरने वाले हो, कुछ देर और हंस लो। तुम्हें भले ही मार्शल आर्ट्स पता है, पर मैं जिस लेवल पर हूँ उस पर तुम सपने में भी नहीं पहुंच सकते हो। तुम तो कोई जेनेटिक पिल भी नहीं ले सकते, अभिनीत ने कहा। अभिनीत ने सोचा कि इतनी महंगी पिल्स सिर्फ वो ही अफोर्ड कर सकता है और आहान जैसा नालायक लड़का नहीं। अभिनीत की बातें सुनकर आहान को हंसी आ गई। उसके पोस्चर से ही वो बता सकता था कि उसकी एक मूव से ही वो गिव अप कर देगा। वो ये भी जानता था कि उसने कोई पिल लेकर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई होगी जो ज्यादा देर तक उसका साथ नहीं दे सकती थी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो मैं ऐसी कोई पिल ले सकूं? मेरे पास पैसे नहीं है, पर मेरी फ्रेंड के पास तो है ना। जो मुझे तब नहीं मिला वो मैं अब ले सकता हूँ। आहान ने अभिनीत को टीज करते हुए कहा। अभिनीत ने हिमानी की तरफ देखा। उसकी वॉच, कपड़े और बैग सब ब्रांडेड था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसने अपने इमोशंस को संभाला और कहा, कट द क्रैप। जब मैं तुम्हें मारूंगा तब देखता हूँ तुम अपनी माँ को याद करते हो या ऐसे हंसते हो। इतना कहने के बाद वो आहान पर अटैक करने के लिए तैयार हुआ, पर इतने में आहान ने हिमानी से कहा, तुम साइड में चली जाओ। हिमानी ने ओबीडिएंट की आहान की बात मान ली और गली के साइड में जाकर खड़ी हो गई। ये सीन देखकर अभिनीत को बहुत अजीब लगा। वो उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो रहा था। इस बीच आहान हिमानी से बात कर रहा था। क्या उसे डर नहीं लग रहा था? अभिनीत ने अपने हाथ की उंगलियों से हुक बनाया और आहान के गले पर एम किया। जो अटैक करने का अभिनीत ने सोचा था वो एक बहुत ज्यादा फेटल अटैक हो सकता था, पर आहान ने ये देखा, स्मेल किया, और जब उसकी उंगलियां उसके गले के बहुत पास थी तब उसने उसकी उंगलियों को पकड़ लिया। बिना किसी को रियलाइज हुए अभिनीत की दोनों उंगलियां टूट चुकी थी। अभिनीत दर्द की वजह से चिल्लाने लगा। उसे इस हालत में देखकर उसके साथियों में अटैक करने की हिम्मत नहीं हुई। अभिनीत भी दो टूटी हुई उंगलियों के साथ आहान से फाइट नहीं कर सकता था। क्या हुआ? तुम ठीक नहीं लग रहे हो, आहान ने कहा। यू शेमलेस ह्यूमन, आई विल सी यू, अभिनीत ने गुस्से में कहा। आई विल वेट फॉर इट, आहान ने कहा। इसके बाद उसने हिमानी का हाथ पकड़ा और दोनों वहां से चले गए। उनके जाने के बाद अभिनीत ने अपने साथ आए गुंडों को देखा और कहा,
व्हाट द हेल, तुम लोगों ने अहान पर अटैक क्यों नहीं किया? मिहिर तुम लोगों को किस बात के पैसे देता है? आई विल सी यू ऑल। मिहिर से कहकर तुम्हारी बैंड न बजवाई तो मेरा नाम भी अभिनीत रायचंद नहीं। उन्हें अभिनीत की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अहान की स्पीड और ऑरा देखा था। वो जानते थे कि वो उससे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उनके लिए किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी अपनी जान बचाना था। अभिनीत भी पैर पटकते हुए वहां से चला गया। नॉनसेंस, अब तो वासु की डैडी हमारी आखिरी उम्मीद है। वो ही हमें अहान से बदला लेने में मदद कर सकते हैं। अभिनीत ने दांत पीसते हुए कहा। हिमानी के किस करने के बाद अहान बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। वो कुछ दिन शनाया के साथ अकेले स्पेंड करना चाहता था। अहान के मन में बहुत बड़ा किर था। वो हिमानी के साथ जो हुआ उसे शनाया के साथ शेयर भी नहीं कर सकता था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस बात को कैसे छुपाए। अहान ने शनाया को कॉल किया। जैसे ही शनाया ने फोन उठाया, अहान ने कहा, तुम ऑफिस से कुछ दिन का ऑफ ले सकती हो। ऑफ? क्यों, क्या हुआ? शनाया ने पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अहान अचानक से उसे छुट्टी लेने के लिए क्यों कह रहा है। वो जानती थी कि मार्शल आर्ट्स कंपटीशन की वजह से अहान बहुत थक गया था, पर उसे लग रहा था कि वो कुछ दिन आराम करना चाहता है। मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ, हमारे शिमला वाले घर में, अहान ने कहा। जिस दिन अहान शनाया को अपने स्प्रिंग कॉर्पोरेशन वाले घर में लेकर गया था, उसी दिन शनाया को उसके बारे में सब पता चल गया था। उसके बाद से दोनों उस घर में कभी साथ नहीं रहे थे, पर अब अहान उसके साथ वहां रहना चाहता था। शनाया ये सुनकर बहुत इमोशनल हो गई। दोनों के बीच में डिवोर्स के बाद भी सब बहुत सिंपल था। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, पर आज तक खुलकर ये बात बोल नहीं पाए थे। हाँ, शनाया का दिल भर आया। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, शनाया ने कहा। ठीक है, ऑफिस के बाद मैं तुम्हें पिक करने आता हूँ, अहान ने कहा। शाम को अहान जब शनाया को पिक करने गया तो उसने शनाया का फेवरेट शर्ट पहना हुआ था। मनाली में इस वक्त हल्की हल्की ठंड पड़ रही थी और शाम का मौसम बहुत सुहावना था। कार से उतरकर अहान शनाया का वेट करने लगा। कुछ ही मिनट में शनाया ऑफिस से बाहर निकली। उसने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था और उसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। पर जैसे ही उसने अहान को देखा, उसके चेहरे पर चमक आ गई और भागकर अहान से लिपट गई। I missed you so much, अहान, शनाया ने कहा। I missed you too, अहान ने कहा और शनाया को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों कार में बैठे और शिमला के लिए निकल गए। रास्ते में अहान ने शनाया का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, शनाया, तुम मुझ पर भरोसा करती हो ना? शनाया अचानक से आए सवाल की वजह से हैरान हो गई। वो अहान के बारे में रोज कुछ नया सीखती थी। जब से उन दोनों की शादी हुई थी, वो रोज अहान के बारे में कुछ नया समझ पाती थी। उनके डिवोर्स के बाद भी उसे आए दिन अहान के बारे में कुछ पता चलता था जो उसे सरप्राइज कर देता था। और आज भी अहान के सवाल से शनाया शॉक थी। शनाया को इस तरह देखकर अहान ने फिर से पूछा, You don't believe me, right? No, no, अहान, I believe you, शनाया ने तुरंत कहा। शनाया, मैंने हमेशा से तुम्हारे साथ रहने का सपना देखा है। मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम जब लॉन में बैठे और हमारे बच्चे और पोता पोती हमारे गार्डन में खेल रहे हो, तुम थक कर मेरे कंधे पर सो जाओ और मैं तुम्हें अपना कोट पहना दूं। अहान ने अपने सपने के बारे में बताया। शनाया ये सुनकर ब्लश करने लगी। उसे अहान का ये प्यार देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। अहान शनाया के साथ एंड तक रहना चाहता था, पर अब ये हालत ऐसी थी कि दोनों को एक दूसरे से दूर रहना पड़ रहा था। I believe you, अहान, शनाया ने कहा। इसके बाद दोनों ने काफी देर एक दूसरे से बात नहीं की थी। शनाया के साथ कुछ दिन शिमला में रहने के बाद अहान वापस मनाली आ गया। उसके पास रक्षित का कॉल आया था, जिसने उसे बताया था कि नॉर्थ ईस्ट वॉर अलायंस के हेड सुखदेव कपूर उसके साथ फाइट करना चाहते हैं। अहान सुखदेव कपूर को नहीं जानता था और ना उसने उनके बारे में कभी सुना था, पर रक्षित ने उसे बताया था, इसलिए वो तुरंत आ गया। जब अहान और रक्षित मिले तब अहान ने पूछा, ये सुखदेव कपूर कौन है? तुमने मुझे इतनी हड़बड़ी में बुलाया है, ये कोई बहुत पावरफुल इंसान है क्या? रक्षित ने कुछ नहीं कहा, बल्कि अहान को एक फाइल पकड़ा दी। उसमें सुखदेव के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन थी।
आहान ने फाइल को कैजुअली देखा। उसकी नजर एक जगह अटक गई जहां पर लिखा था पीक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज। ये ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के पीक पर है। मैंने इनके बारे में पहले कभी सुना क्यों नहीं? आहान ने पूछा। ये कुछ सालों से इस इल्यूजन में थे और हमें भी इसके लेवल के बारे में अभी पता चला है। अगर इनके पीछे कुछ बैटल्स देखे तो ये साफ पता चलता है कि ये बात सच है। रक्षित को ज्यादा कुछ नहीं पता था, इसलिए वो जितना जानते थे उन्होंने आहान को बता दिया। आहान बहुत खुश था क्योंकि वो जानता था कि रक्षित की इंफॉर्मेशन सोर्स गलत नहीं हो सकती थी। आहान को ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के फाइटर से लड़ने का मौका मिल रहा था। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। सुखदेव कपूर तुमसे फाइट करना चाहता है, पर वो एक गैम्बलिंग फाइट होगी। अब उन्हें तुमसे क्या चाहिए ये कोई नहीं जानता। रक्षित ने कहा। गैम्बलिंग फाइट? वो गेम? आहान ने पूछा। पता नहीं, वो जाकर ही पता चलेगा। रक्षित ने कहा। सुखदेव के साथ उनकी मीटिंग शाम को थी। उसने उन दोनों को मनाली के 7 स्टार होटल में बुलाया था। आहान थोड़ा एंजियस था, पर फिर भी वक्त पर होटल पहुंच गया था। जब वो दोनों वहां पर पहुंचे तब एक मोटा सा आदमी उन्हें वेलकम करने आया। मस्ट बी आहान रायजादा एंड रक्षित भाटिया, प्लीज कम। वो आदमी बहुत जेंटल था और लगातार स्माइल कर रहा था। इसके बाद वो आदमी उन दोनों को एक रूम में लेकर गया जहां पर एक आदमी बैठा हुआ था। उसकी सफेद और लंबी बियर्ड थी, पर उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था। वहां पर 7-8 लोग और थे। उनमें से आहान एक को जानता था। एक लड़का वासु था जिससे वो उस दिन बार में मिला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्या कर रहा है। उस मोटे आदमी ने सबको एक दूसरे से इंट्रोड्यूस किया। जब सब बैठ गए तब आहान ने कहा, मैं जब शिमला में था तब मुझे पता चला कि मिस्टर सुखदेव कपूर मुझसे फाइट करना चाहते हैं, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो इस फाइट को गैम्बलिंग फाइट क्यों बनाना चाहता है। मिस्टर आहान, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये तो बस एंटरटेनमेंट बढ़ाने के लिए है। उस आदमी ने कहा। जिस तरह से वो आदमी ये बात बोल रहा था, आहान को शक हुआ कि सब जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं। क्या आहान गैम्बलिंग फाइट का असली रीजन जान पाएगा? किसकी वजह से हिमानी एम्बैरेस हो जाती है और आहान गिल्टी फील करने लगता है। जब दोनों जा रहे होते हैं तो अभिनीत उन्हें रोक लेता है। जैसे ही अभिनीत आहान पर अटैक करने की कोशिश करता है, आहान उसकी उंगलियां तोड़ देता है। इसके बाद आहान शनाया से मिलता है और उससे कहता है कि वो अपनी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता है। सुखदेव आहान के साथ गैम्बलिंग फाइट करना चाहता है, जिसका कारण आहान को समझ नहीं आता। मैं समझता हूँ कि आप कह रहे हैं कि फाइट बोरिंग हो जाएगी, पर क्या मैं जान सकता हूँ कि आप बेट किस चीज के लगाना चाहते हो? आहान ने कहा। तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, हमें तुमसे कल्टीवेशन स्क्रिप्चर्स चाहिए। उस आदमी ने कहा। ये सुनकर आहान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें ग्रैंड मास्टर बनना था, इसलिए उन्हें वो स्क्रिप्चर्स चाहिए थे। उसने अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आने दिया। ऐसा नहीं है कि मैं कल्टीवेशन स्क्रिप्चर्स दे नहीं सकता, पर अगर मैं इतनी प्रीशियस चीज दूंगा तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मास्टर सुखदेव मुझे क्या देंगे। बेट तो फेयर होनी चाहिए ना, आहान ने कहा। वो आदमी हंसने लगा। वो जानता था आहान ये सवाल जरूर करेगा। उसने भी जवाब सोच रखा था। उसने कहा, मिस्टर आहान, हम कभी नहीं चाहेंगे कि आपको लॉस झेलना पड़े। आपको भी कुछ इतना ही इम्पोर्टेंट और इतना ही प्रेशियस मिलेगा। आहान ने कुछ नहीं कहा और उसकी बात सुनता रहा। पर मुझे एक डर है। मुझे लगता है कि आप मुझ पर हंसोगे। हम कल्टीवेशन स्क्रिप्चर्स के बारे में बहुत वक्त से सोच रहे थे। हम ये भी जानते थे कि आपसे वो लेने के लिए हमें भी आपको कुछ देना पड़ेगा। और सोचने और ढूंढने के बाद हमें वो चीज मिल गई है जो कल्टीवेशन स्क्रिप्चर्स के बदले में हम आपको दे सकते हैं। उस आदमी ने कहा। ये बात सुनकर आहान बहुत क्यूरियस हो गया। वो जानता था कि ऐसी कौन सी चीज है जो सुखदेव उसे देना चाहता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या है जो कल्टीवेशन स्क्रिप्चर्स के बराबर का है। उस आदमी के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। वो कॉन्फिडेंट था कि उन्होंने जो चीज ढूंढी थी वो बहुत अनमोल थी। आहान ने कुछ सोचा और कहा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मैं बहुत चूजी इंसान हूँ। मुझे जो पसंद आता है मैं वही लेता हूँ। इसमें भी ऐसा ही होगा। वो आदमी हंसा और उसने कहा,
हमने आपके बारे में अच्छे से रिसर्च किया है। हमें पता है आपको क्या पसंद है क्या नहीं, इसलिए आप बेफिक्र हो जाइए, आपको ये चीज अच्छी लगेगी। ठीक है, फिर बताइए वो चीज क्या है? आहान ने कहा। उस आदमी ने इशारा किया तो कुछ लोग दूसरे कमरे में गए और वहां से एक बड़ा बॉक्स ले आए। उन्होंने उस बॉक्स को उस मोटे आदमी के पास रखा और फिर वहां से चले गए। उस आदमी ने एक छोटी गोल्ड की चाबी निकाली। आहान ने बॉक्स देखा तो उसे देखा कि की होल भी गोल्ड का बना हुआ था। उस आदमी ने लॉक खुला और फिर रुक गया। वो आहान की तरफ मुड़ा और उसने कहा, आहान, इसमें जो चीज है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वो आदमी आहान की क्यूरियोसिटी बढ़ा रहा था। वो उसे सस्पेंस में रखना चाहता था, पर खुद भी बॉक्स खोलने का इंतजार नहीं कर पा रहा था। उसने धीरे धीरे बॉक्स खोला। आहान बॉक्स के बहुत पास था। उसमें क्या रखा था ये देखने के लिए उसे खड़े होने की भी जरूरत नहीं थी। उसे लग रहा था कि उस बॉक्स में कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा और कुछ बहुत मैजिकल होगा। पर जब आहान ने बॉक्स में देखा तो उसका मुंह बन गया। बॉक्स में देखते ही उसने कहा, स्टोन? आहान को यह बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि उसमें स्टोन होगा। हाँ, स्टोन, पर यह कोई मामूली स्टोन नहीं है, उस आदमी ने कहा। आहान चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वहां क्या हो रहा है, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। आहान की शक्ल देखकर वो आदमी समझ गया कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसने समझाना शुरू किया, सुखदेव सर ग्रैंड मास्टर रेल में पहुंचने वाले हैं जो कल्टीवेशन स्क्रिप्चर्स के बराबर है जो आपके पास है। कल्टीवेशन स्क्रिप्चर्स का काम आगे ट्रेनिंग में मदद करने के लिए है। जितना हमें पता है आप अभी अभी कन्वर्टिंग फर्स्ट स्टेज पर हो। आपके लिए जितना जरूरी ये स्टोन है उतना जरूरी कल्टीवेशन स्क्रिप्चर्स शायद नहीं है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मास्टर सुखदेव की टक्कर का नॉर्थ एरिया में कोई नहीं है। उनकी नॉलेज हम यंगर जनरेशन के लिए बहुत खास है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इस स्टोन में क्या खास है। आहान ने सुखदेव को प्रेज भी किया और साथ ही अपने मन की उलझन भी बता दी। जैसे कि मैंने पहले कहा, ये कोई ऑर्डिनरी स्टोन नहीं है। इसमें पाइन, सोल, ग्रीन और वेडेंट ये सारी चीजें हैं। इन्हें कलेक्ट करने में हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है। ये तो सुखदेव सर बहुत पावरफुल है, इसलिए हमें ये मिल गया, उस आदमी ने कहा। आहान ने चारों स्टोन्स के बारे में सुना था। वो जानता था कि ये स्टोन कितने रेयर और स्पेशल है, पर वो अभी स्केप्टिकल था। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा, ऐसा नहीं है, मुझे आप पर भरोसा नहीं है, पर कल्टीवेशन स्क्रिप्चर्स के बदले में ये स्टोन देना मुझे सब एक मजाक लग रहा है। आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट। इस बात पर सुखदेव हंसने लगा। ये पहली बार था जब वो कोई रिएक्शन दे रहा था। उसने कहा, यंग मैन, मैं जानता हूं इस बात पर भरोसा करना इतना आसान नहीं है। तुम्हें उन चारों स्टोन्स की क्वालिटी तो पता ही होगी। ऐसा करो, तुम इसे हाथ लगा कर देख लो। अगर तुम्हें सब ठीक लगे तभी हम ये फाइट करेंगे, नहीं तो ये फाइट नल एंड वॉइड हो जाएगी। फाइट कैंसिल होने से ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। लोग बस ये बोलेंगे कि मैं तुम्हें बुली कर रहा था। सुखदेव बहुत कॉन्फिडेंट था, इसलिए आहान के मन में कई सवाल आने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने कुछ पल के लिए सोचा और फिर अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने जब स्टोन को नजदीक से देखा तब उसे लगा वो थोड़ा गीला है और उस पर मॉस लगा हुआ है। उसने बहुत ध्यान से उस स्टोन को देखा। वो ट्रांसपेरेंट जेड था और साइज में भी काफी बड़ा था। वो काफी देर तक उसे देखता रहा, पर उसकी मिस्ट्री को समझ नहीं पा रहा था। उसने अपनी गर्दन उठाई और उस मोटे आदमी की तरफ देखा। टच इट, उस आदमी ने कहा। आहान ने अपनी स्लीव्स ऊपर की और बॉक्स में हाथ डाला। वो स्टोन को हाथ लगा पाता उससे पहले ही उसे बॉक्स में कोल्डनेस फील हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बर्फ की सीढ़ी को हाथ लगा रहा है। उसे विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने ऊपर उस आदमी और सुखदेव को देखा। उन दोनों के एक्सप्रेशंस बहुत काम थे, जैसे वो जानते थे कि ऐसा ही होने वाला है। आहान का हाथ उस स्टोन के बहुत करीब था। वो जानना चाहता था कि ये स्टोन उसकी कल्टीवेशन में कैसे मदद करेगा, पर वो इस स्टोन को हाथ लगा पाता उससे पहले ही उसने इस आइडिया पर गिव अप कर दिया। ऐसा नहीं था कि आहान उस स्टोन को हाथ नहीं लगाना चाहता था, बल्कि बात यह थी कि वो हाथ लगा नहीं पाया था। वो जैसे ही स्टोन को हाथ लगाने वाला था, कुछ ऐसा हुआ जिससे उसके थॉट्स डिस्टर्ब हो गए और वो कहीं खो गया।
जब वो वापस होश में आया तब स्टोन वहीं पर था। आहान के सारे डाउट्स क्लियर हो गए। वो समझ गया था कि ये कोई मामूली स्टोन नहीं है। आहान, क्या अब आपको भरोसा हो गया है कि ये कोई मामूली स्टोन बिल्कुल नहीं है? उस आदमी ने पूछा। आहान बहुत काम और कलेक्टेड था। उसे विश्वास हो गया था कि ये मामूली स्टोन नहीं है, पर फिर भी उसके मन में कुछ डाउट्स थे। उसने कहा, अगर मैं आपकी बात मान लूं तो ये स्टोन सच में बहुत प्रेशियस है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मास्टर सुखदेव ये स्टोन मुझे क्यों देना चाहेंगे। आहान ने सबको देखा और कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दाल में कुछ तो काला है। आहान ने जैसे ही ये बात कही, सबके चेहरे के रंग बदल गए। माहौल में एक अजीब सी टेंशन शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे हवा रुक गई और सब चौंक करने लगे। आहान ने सबकी तरफ देखा और कहा, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ मास्टर सुखदेव, आप ये बात दिल पर मत लेना। माहौल को लाइट करने के लिए वो आदमी हंसने लगा और उसने कहा, लगता है आपको मजाक करने की बहुत आदत है। हम जनरली आपके साथ ये डील करना चाहते हैं। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो ग्रैंड मास्टर रोल में पहुंच सकते हैं। आप और सुखदेव सर उन कुछ लोगों में से ही हो। आप दोनों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आहान ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और रक्षित के पास आकर बैठ गया। उसने धीरे से रक्षित से कहा, यह सब कुछ इतना सिंपल नहीं है और ये लोग इतने काइंड भी नहीं हैं। भले ही फेयर फाइट हो, पर फिर भी ये लोग इस स्टोन को बाहर तो नहीं निकालेंगे। कुछ तो बात है, कोई तो राज जरूर है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने इन्हें टेस्ट करने के लिए ये बात बोली थी और सबके चेहरे के रंग बदल गए थे। आहान के एनालिसिस को सुनने के बाद रक्षित भी डाउटफुल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि फाइट कैसे शुरू होगी और बेट्स कैसी रखी जाएगी। जब बहुत देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा, तब वो आदमी भी अपनी जगह पर आकर बैठ गया। अब सब आहान के बोलने का इंतजार कर रहे थे। बहुत सोचने के बाद आहान ने फिर से कहा, ठीक है, मैं आप लोगों की बात मान लेता हूँ, पर ये फाइट कैसे होगी? ये एक गैम्बलिंग फाइट है, पर आप अपने रिश्ते को दांव पर नहीं लगा सकते हैं। पर फाइट है इसलिए एक हारेगा और एक जीतेगा। पर मेरे पास एक आइडिया है जिससे किसी भी साइड को नुकसान नहीं होगा। उस आदमी ने कहा। मतलब? आहान ने कंफ्यूजन में पूछा। हम ऐसा करेंगे कि जो जीतेगा वो बेट की हुई चीज को 1 साल के लिए रखेगा और फिर वापस कर देगा। अगर 1 साल में उसका पर्पस फुलफिल हो गया तो अच्छी बात है, वरना उसका नुकसान है। जैसे ही 1 साल खत्म हो जाएगा, उसे वो चीज वापस अपने ओनर को दे देनी होगी। उस आदमी ने समझाया। आहान को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। उसने मन में सोचा कि इन लोगों ने रास्ता तो अच्छा निकाला है। आहान तुरंत मान गया और उसने कहा, ठीक है, इट इज डिसाइडेड देन। आहान का इतना तुरंत रिएक्शन देखकर सब हैरान हो गए थे। उन्हें लगा था कि आहान थोड़ा तो नेगोशिएट करने की कोशिश करेगा, पर ऐसा नहीं हुआ था। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये फाइट फाइनल है। फाइट 3 दिन बाद सरोवर मैनर में होगी। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस आदमी ने कहा। आहान जगह ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो मान गया। उसने कहा, ठीक है, फाइट 3 दिन बाद ही होगी। इसके बाद आहान और रक्षित होटल से निकल गए। रक्षित के मन में बहुत बेचैनी हो रही थी। जब उससे ज्यादा देर रहा नहीं गया तो उसने आहान से पूछा, ये फाइट फेयर नहीं है, फिर तुम कैसे मान गए? आहान फाइट अनफेयर होने के बाद भी क्यों मान गया? जब आहान पूछता है कि वो किस चीज की बेट लगाना चाहते हैं, तब वो कहते हैं कि वो कल्टीवेशन स्क्रिप्चर्स चाहते हैं और बदले में उसे भी ऐसा ही कुछ स्पीशीज देंगे। वो चीज जेमस्टोन होती है जो मार्शल आर्टिस्ट की कल्टीवेशन में मदद करती है। बहुत सोचने के बाद और अपने डाउट्स क्लियर करने के बाद आहान मान जाता है। फाइट का वेन्यू भी डिसाइड हो गया है। इसके बाद आहान और रक्षित होटल से निकल गए। रक्षित के मन में बहुत बेचैनी हो रही थी। जब उससे ज्यादा देर नहा नहीं गया, तब उसने आहान से पूछा, ये फाइट फेयर नहीं है, फिर तुम कैसे मान गए? मेरे हिसाब से ये एक अच्छी डील है। मैंने उस स्टोन को हाथ लगाकर देखा है, उसमें एक अलग सी पावर है। ये पावर उस ग्रैंड मास्टर रन से बड़ी है और मैं इसके बारे में और जानना चाहता हूँ। आहान ने कहा, और क्या तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि सुखदेव को तुम हरा पाओगे? वो नॉर्थ ईस्ट में सबसे खतरनाक फाइटर है और ट्रांसफॉर्मेशन रन पर है। तुम अभी कन्वर्टिंग फोर्स पर आए हो।
अगर तुमसे एक भी गलती हुई तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। यू कैन नॉट बी केयरलेस। रक्षित ने परेशान होते हुए कहा। आहान ने स्माइल किया और कहा, ऑफ कोर्स, मैं जानता हूँ कि वो बहुत स्ट्रांग है। जब हम होटल में थे तब मैंने उन्हें अच्छे से नोटिस किया था। वो ज्यादा मूव नहीं करते हैं, पर उनका ऑरा बहुत खतरनाक है। तो फिर तुम? रक्षित कुछ कहना चाहता था, पर आहान ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा, तुम्हें क्या लगता है अगर मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं होता तो मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता? ट्रस्ट मी, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। आहान की बात सुनकर रक्षित ऑब्वियसली आगे कुछ नहीं बोल पाया। उसे किसी बात पर भरोसा हो या ना हो, उसे आहान की बात पर भरोसा था। 3 दिन बहुत जल्दी गुजर गए। इस बीच आहान ने अपने आप को फाइट के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश की थी। आहान फाइट के लिए तैयार था। फाइट के दिन आहान और रक्षित सुबह सुबह सरोवर मैनोर पहुंच गए। सरोवर मैनोर मनाली के आउटस्कर्ट्स पर बना हुआ एक रिजॉर्ट था। यहाँ पर सिर्फ मेंबर्स ही आ सकते थे। यहाँ ग्रीनरी, माउंटेन्स, रिवर्स सब कुछ था। कुछ दिन रिलैक्स करने के लिए ये एक परफेक्ट जगह थी। पर इस रिजॉर्ट के मेंबर्स कुछ ही लोग थे और आहान उन लोगों में से नहीं था। जब वो मैनोर पहुंचा तब गार्ड्स ने उसे बाहर ही रोक लिया। आहान बार बार गार्ड से पूछ रहा था, मैं अंदर नहीं जा सकता, मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता? आहान के सवाल पर गार्ड सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, और इधर मैं आपको जाने नहीं दे सकता। ये प्राइवेट रिजॉर्ट है और यहाँ सिर्फ मेंबर्स आ सकते हैं और आप मेंबर नहीं है। वो गार्ड ये बात बहुत क्लियरली कह रहा था, पर कहीं ना कहीं आहान को लग रहा था जैसे वो उसका मजाक उड़ा रहा था और कह रहा था कि उसके जैसा साधारण दिखने वाला लड़का यहाँ नहीं आ सकता है। आहान भी वहां खड़ा रहा और मुस्कुराता रहा। वो जानता था कि सुखदेव ने ये सब जानबूझकर किया है। वो शायद चाहता था कि आहान अपना काम लूज कर दे और फिर फाइट में कंसंट्रेट ना कर पाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आहान बहुत शांत था। वो जानता था कि उसे अंदर एंट्री जरूर मिलेगी क्योंकि सुखदेव उसके साथ फाइट करने के लिए बेचैन था। जब गार्ड नहीं माना तब आहान ने कहा, आप एक बार अंदर जाकर पूछ लो, अगर वो मना कर देंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इससे पहले गार्ड कुछ बोल पाता, वो मोटा आदमी पैनिक में भागते हुए गेट के पास आ गया। उसने आते ही पहले आहान से बात की। आहान सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये आपको यही रोक लेंगे। इतना बोलने के बाद उसने गार्ड्स की तरफ देखा और उन्हें डांट लगाई। जल्दी इनसे माफी मांगो। तुम महान रायजादा को कैसे रोक सकते हो? आर यू फूल्स? से सॉरी क्विकली। गार्ड्स हड़बड़ा गए और बहुत वियर्ड भी महसूस कर रहे थे, पर क्योंकि उस आदमी ने उन्हें माफी मांगने के लिए बोला था इसलिए वो मना भी नहीं कर सकते थे। आखिर ये सरोवर मैनोर सुखदेव का ही था और वो मोटा इंसान वहां का मैनेजर भी था। सॉरी सर, गार्ड ने कहा, लेट इट बी, एक छोटा सा मैटर है। आहान ने कैजुअली कहा। आहान, लोगों से लोगों को पहचानने में ही गलती हुई जाती है, मैनेजर ने एम्बैरेसिंगली हंसते हुए कहा। आहान ने उसकी बात को अनसुना किया और पूछा, कहाँ हैं सब लोग? आप आइए मेरे साथ, सुखदेव सर आपका इंतजार ही कर रहे हैं। उनके लिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजर ने कहा। इसके बाद वो लोग रिजॉर्ट के क्लब हाउस की तरफ गए। जब वो लोग चल रहे थे तब आहान रिजॉर्ट को देख रहा था। चारों तरफ हरियाली ही थी और बर्ड्स की चर्पिंग सुनाई दे रही थी। आहान को ऐसे देखकर मैनेजर ने कहा, यह जगह वेकेशन के लिए बहुत अच्छी है। 1-2 दिन यहाँ आकर आप आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए यहाँ बात करके आपको मेंबरशिप दिला सकता हूँ। जगह बहुत अच्छी है पर मुझे इतने लोग पसंद नहीं है। ज्यादा लोगों के बीच में मुझे घुटन होने लगती है। मुझे रिलैक्स करना होगा तो मैं कहीं अकेले रहना पसंद करूंगा, आहान ने कहा। आप सच में बहुत अलग हैं, मैनेजर ने कहा। इसके बाद वो लोग क्लब हाउस पहुंच गए। वहां पर एक ट्रेनिंग हॉल था जहां पर यह फाइट होने वाली थी। जब आहान अंदर आया तब उसने देखा कि मास्टर सुखदेव के साथ एक इंसान और था जिसे वो जानता था। आहान ने कहा, विनीत सब्रवाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आहान इसे एक ही बार मिला था पर वो देखते ही पहचान गया था। माय डियर मार्शल आर्ट्स फ्रेंड, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ तुमसे मिलूंगा, विनीत ने कहा और आहान की तरफ बाव किया। आहान के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए उसने भी बाव किया। विनीत ने एक लंबा गाउन पहना हुआ था और उसकी बैग पर एक स्वॉर्ड लटक रही थी।
2 दिन पहले मैं मास्टर सुखदेव से मिला था। उनके मार्शल आर्ट्स मूव देखकर मैं उनका फैन हो गया। तब उन्होंने मुझे बताया कि उनका किसी कन्वर्टिंग स्टेज के मार्शल आर्ट्स फाइटर के साथ फाइट है। मैं फाइट देखना चाहता था, इसलिए यहाँ आ गया, और मुझे नहीं पता था कि वो फाइटर तुम हो। विनीत ने कहा। आहान, आप विनीत को जानते हैं? सुखदेव ने कहा। आहान ने नोट किया। विनीत के वहां होने से आहान को कंपटीशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। मास्टर सुखदेव को जो चाहिए था मैं वो लेकर आया हूँ। आई वंडर वो स्टोन कहाँ है? आहान ने कहा। जैसे ही आहान ने ये बात बोली, सुखदेव ने क्लैप किया और 3-4 लोग वो बॉक्स लेकर आए। उन्होंने जब बॉक्स वहां रखा तब मैनेजर ने आकर बॉक्स खोल दिया। आहान, आप चेक कर सकते हो। इसके बाद मैं कल्टीवेशन स्क्रिप्चर देखना चाहूंगा, सुखदेव ने कहा। आहान ने बिना हेसिटेट किए अपने रोब की स्लीव में से एक स्क्रोल निकाला और कहा, ये रहे कल्टीवेशन स्क्रिप्चर्स। सुखदेव ने जैसे ही स्क्रिप्चर्स देखे वो उसे आहान के हाथ से छीनना चाहता था, पर आहान की तेज स्पीड की वजह से ऐसा कोई नहीं कर पाया। जैसे ही उसने स्क्रिप्चर्स पर झपट्टा मारने की कोशिश की, आहान ने अपना हाथ पीछे ले लिया और कहा, नॉट सो सून मास्टर सुखदेव। आप जब जीत जाएंगे तब मैं आपको ये स्क्रिप्चर्स दे दूंगा। सुखदेव अपनी इस हरकत पर एम्बैरेस हो गए और अपना सिर खुजलाने लगे और कहा, ऑफ कोर्स। दोनों पार्टी बेड का सामान लाई थी, इसलिए अब मैच शुरू करने की बारी थी। मैच शुरू होने से पहले मैनेजर ने आहान से कहा, आहान, ये गैम्बलिंग फाइट है और ना ही लाइफ एंड डेथ मैच, तो इसके रूल सिंपल है। जो भी इस एरिया से बाहर आ जाएगा या फिर जो भी जमीन पर गिर जाएगा वो ये मैच हार जाएगा। बाकी मार्शल आर्ट कल्टीवेटर तो तुम हो, इसलिए सब समझते हो। ओके, आहान ने कहा और फाइटिंग एरिया में जाने लगा। अचानक से विनीत ने उसे रोका और कहा, आहान, ढंग से फाइट करना, ज्यादा जोश दिखाने की जरूरत नहीं है। आहान को समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों कहा, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और फाइटिंग एरिया के सेंटर में आकर खड़ा हो गया। दोनों फाइटर्स एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। दोनों ने अपनी बॉडी में QI सर्च करना शुरू कर दिया। दोनों के पास कोई वेपन्स नहीं थे क्योंकि दोनों मार्शल आर्ट्स कल्टीवेटर्स थे। दोनों अटैक के लिए तैयार थे और बस रेफरी के गो साइन का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रेफरी ने सीटी बजाई, दोनों फाइट करना शुरू हो गए। दोनों की मूवमेंट्स और फुटस्टेप्स बहुत फास्ट थे। वहां ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए हॉल उनकी मूवमेंट से गूंज रहा था। सिर्फ विनीत उनकी मूवमेंट्स का ट्रैक रख पा रहा था, बाकी तो सब सिर्फ मैच देख रहे थे। दोनों के बीच में जैसे ही कोलिजन हुआ, दोनों एक दूसरे पर 15-20 अटैक्स कर चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों में टक्कर का मुकाबला चल रहा था। दोनों अभी तक खुलकर अटैक नहीं कर रहे थे और एक दूसरे के वीक पॉइंट को समझने की कोशिश कर रहे थे। दोनों अपने अपने स्टेज के पीक पर थे, इसलिए एक दूसरे की बिना वीकनेस जाने उन्हें हराना मुश्किल था। अगर उन्हें सामने वाले की वीकनेस पता चल जाएगी तो फिर उन्हें सिंगल अटैक में हराया जा सकता है। इस वक्त आहान हवा में उछला और उसने सुखदेव के फेस पर किक किया, पर सुखदेव ने उसे आसानी से ब्लॉक कर दिया था। सुखदेव ने आहान की एंकल पकड़ ली और दूसरे हाथ से उस पर अपना किलिंग मूव करने की कोशिश कर रहा था। आहान ने झटके से अपना पैर छुड़वाया और सुखदेव के मूव को वेस्ट कर दिया, पर सुखदेव रुका नहीं। वो एक के बाद एक फियर्स अटैक्स कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आहान को जान से मारना चाहता था। आहान था इसलिए अब वो पीछे हटने वाला नहीं था। उसने भी अपनी स्ट्रेंथ और अटैकिंग स्पीड बढ़ा दी। आहान गम कौन सा मूव कर रहा था ये कोई नहीं देख पा रहा था। तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मैंने बहुत वक्त से ऐसी फाइट नहीं एक्सपीरियंस की है, सुखदेव ने कहा और 2 कदम पीछे हो गया। आहान भी एक पल के लिए सांस लेना चाहता था, इसलिए वो भी उसके पीछे भागा नहीं और अपनी जगह पर रुक गया। लेट्स गो, सुखदेव ने कहा और आहान की तरफ भागा। उसने आहान को 3-4 बार पंच किया, पर आहान ने उन्हें इजीली ब्लॉक कर दिया। दोनों के बीच में सीरियस फाइट चल रही थी। आहान ने कल्टीवेशन स्क्रिप्चर्स को थोड़ा सा पढ़ा था, इसलिए वो ग्रैंड मास्टर मूव्स के बारे में थोड़ा बहुत जानता था। आहान ने उन मोमेंट्स को यूज करके सुखदेव को दबाने की कोशिश की। अचानक से सुखदेव का ऑरा और फाइटिंग स्टाइल बदल गया। ये देखकर आहान बिल्कुल हैरान हो गया। मैच के बीच में कोई भी अपना ऑरा और फाइटिंग स्टाइल नहीं बदल सकता था। सुखदेव ने आहान की तरफ झपट्टा मारा और उसके लेफ्ट हाथ को खरोच दिया।
उसके हाथ पर गहरे निशान पड़ गए और उसमें से खून बहने लगा। इंजरी ज्यादा बड़ी नहीं थी, इसलिए आहान ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसने फाइट कंटिन्यू की। आहान फाइट करने के लिए अपना मूव तैयार कर ही रहा था कि अचानक से उसे हाथ में दर्द होने लगा। ये दर्द बहुत एक्सट्रीम था और आहान को ऐसी चोट की वजह से ऐसा दर्द नहीं हो सकता था। इस वक्त आहान को लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने पूछा, क्या आपने मुझे पॉइजन किया है? अगर सुखदेव ने आहान को पॉइजन दिया है तो फिर अब आहान आगे फाइट कंटिन्यू कैसे करेगा? आहान रक्षित को बताता है कि वो फाइट के लिए इसलिए मान गया क्योंकि उसे वो स्टोन चाहिए। आहान का कॉन्फिडेंस देखकर रक्षित भी चुप हो जाता है। फाइट वाले दिन आहान और रक्षित सुबह जल्दी सरोवर मैनोर पहुंच जाते हैं। वहां आहान विनीत सबरवाल से मिलता है। जब दोनों बेड्स रख देते हैं तब फाइट शुरू हो जाती है। दोनों के मूवमेंट्स बहुत स्पीड में थे, इसलिए किसी को कुछ समझ नहीं आता। अचानक से आहान की चोट पर अनबियरेबल पेन होना शुरू हो जाता है। आहान इस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और सुखदेव से सवाल किया, क्या आपने मुझे पॉइजन किया है? सुखदेव ने स्मर्क किया और कहा, तुम मुझ पर बिना किसी सबूत के इल्जाम नहीं लगा सकते हो। सबूत लाओ फिर इल्जाम लगाओ। आहान जानता था कि ये सब पॉइजन की वजह से हो रहा है। अगर पॉइजन नहीं होता तो इतनी सी चोट की वजह से उसे इतना पेन नहीं हो सकता था। आहान का थ्रेशहोल्ड बहुत अच्छा था। आहान को इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे हजारों चींटियां उसके शरीर पर चल रही थी और उसे काट रही थी। उसके हर मसल में दर्द हो रहा था। आहान ने मन में सोचा, अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे इस दर्द का जल्दी कुछ करना पड़ेगा। वो अपना लेफ्ट हैंड यूज नहीं कर सकता था क्योंकि अगर करता तो उसके हाथ से जहर पूरे शरीर में फैल सकता था। अगर एक बार जहर उसके दिल में पहुंच गया तो फिर उसे कोई नहीं बचा पाएगा। इस वक्त आहान की सिचुएशन बहुत खराब थी। वो सिर्फ अपने पैर और राइट आर्म यूज कर सकता था। वो लगातार सुखदेव के अटैक्स को डॉज कर रहा था। आहान अपने दिल में जानता था कि वो ये ज्यादा देर तक नहीं कर पाएगा। उसे इस पॉइजन का इलाज करना बहुत जरूरी था। आहान इस वक्त बहुत क्रूशियल सिचुएशन में था, पर फिर भी उसने अपने मुंह से अपने रोप का एक टुकड़ा फाड़ा और उसे अपने हाथ पर बांधने लगा। वो जहर को अपनी बॉडी में फैलने से रोकना चाहता था। सुखदेव का हर मूव पहले वाले से ज्यादा खतरनाक था। आहान उन्हें डॉज करते हुए लगातार कपड़ा बांधने की कोशिश कर रहा था। फॉर्चुनेटली बहुत स्ट्रगल के बाद आहान ने कपड़ा बांध लिया था। अब जहर उसकी बॉडी में नहीं फैलेगा, पर साथ ही आहान जानता था कि उसे फाइट जल्दी खत्म करनी पड़ेगी क्योंकि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। जब सुखदेव ने देखा कि इतने फियर्स अटैक के बीच में भी आहान ने जहर को अपनी बॉडी में फैलने से रोक लिया है, तब उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। पहले उसे लगा कि वो आहान को पॉइजन की मदद से आसानी से हरा देगा, पर अब उसे लग रहा था कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। अब सुखदेव ने अपने आप को ब्रेस किया और टाइगर फिस्ट और लेग टेक्निक से आहान को मारने की कोशिश की। सुखदेव की पावर लगातार बढ़ती ही जा रही थी। उसका हर एक मूव पहले वाले से 2 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अभी के सिचुएशन के हिसाब से आहान डिसएडवांटेज में था। ऑडियंस में बैठे रक्षित को समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, पर वो जानता था कि कुछ गलत है। रक्षित अपनी जगह से उठकर आहान की मदद करने जाना चाहता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। शुरू से ही 2 लोग उसके पास खड़े थे और उसे घूर रहे थे। सुखदेव ने आहान को मारने का प्लान ही बना लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने आहान को किसी ट्रैप में फंसाया है। वो आज आहान को मारना चाहता था। आहान और रक्षित दोनों बहुत बेचैन थे और साथ ही दोनों लाचार भी थे। आहान अपने आप को ब्रेस नहीं कर पा रहा था, वही रक्षित आहान की मदद करने आगे नहीं जा पा रहा था। आहान को अपना लेफ्ट आर्म फील होना बंद हो गया था। जहर उसके पूरे हाथ में फैल चुका था। अब आहान ने अपने आप को काम किया और फिर वो आगे प्रोसीड कैसे करेगा उसके बारे में सोचा। आहान सुखदेव के पीछे हुआ और अपना QI स्टेबल किया। इसके बाद वो अटैक करने के लिए तैयार हुआ और जोर से चिल्लाया, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब मैं जो करूंगा उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। सुखदेव आहान की ये बात सुनकर हैरान था। उसे लगा था कि पॉइजन आहान के दिमाग में चढ़ गया है। वो इतने डिसएडवांटेज में था, फिर भी उसे मारने की बात कर रहा था। सुखदेव ने सार्कास्टिकली स्माइल किया और कहा,
तुम मुझे अपने किलिंग मूव्स दिखाओ दिखाओ, मैं भी देखता हूँ। जैसे ही सुखदेव अपना फाइनल मूव करके ये फाइट खत्म करना चाहता था, वैसे ही उसने आहान में चेंजेस होते हुए देखे। आहान की आंखें लाल हो गई थी और उसका पूरा चेहरा भी लाल था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे से अभी खून टपकेगा। आहान को इस तरह देखकर सुखदेव के दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसने घबराते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके पास एविल हार्ट्स कैसे हो सकती है? सुखदेव जहां था वहीं रुक गया। आहान को ऐसे देखकर उसमें एक कदम भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई थी। अब आहान सुखदेव की तरफ आ रहा था। उसने उससे कहा, क्या हुआ? तुम तो मुझे मारना चाहते थे ना? आओ मारो। आहान का QI सर्ज हो चुका था और वो अपना दर्द भी भूल चुका था। उसके दिमाग में इस वक्त सिर्फ सुखदेव को हराना चल रहा था। और जैसे जैसे अपना कदम आगे बढ़ा रहा था और बोल रहा था कि आओ मारो, वैसे वैसे सुखदेव एक एक कदम पीछे ले रहा था। एक पॉइंट पर आकर सुखदेव भी रुक गया। अब वो और रिट्रीट नहीं कर सकता था, नहीं तो इतने लोगों के सामने उसकी इज्जत चली जाएगी। उसने सोचा कि आहान के पास तो एक ही हाथ है, इसलिए वो उस पर अटैक करेगा तो आहान शायद कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे ही सुखदेव आहान की तरफ अपना डेडली पंच चार्ज करने लगा, आहान ने अपने राइट हैंड से उसे पकड़ लिया और फिर उसके हाथ को कपड़े की तरह निचोड़ने लगा। आहान लगातार सुखदेव के हाथ को ट्विस्ट कर रहा था। मैंने कहा था ना तुमसे, अब मैं जो करूंगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे और तुम्हें पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। इतनी आसानी से नहीं मारूंगा मैं तुम्हें, बल्कि तड़पा तड़पा कर मारूंगा। आहान ने गुस्से में कहा। सुखदेव को इस वक्त बहुत दर्द हो रहा था। वो दर्द में चिल्ला रहे थे। उसका हाथ आहान ने बुरी तरह से मोड़ दिया था। जब आहान को हड्डी क्रैक होने की कुछ आवाज आई, तब उसने उसके हाथ को जाने दिया। सुखदेव का हाथ बेजान हो गया था। वो अब बस उसके शरीर का वो हिस्सा था और वहां था तो सही, पर किसी काम का नहीं था। तो तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें एविल हार्ट्स। सुखदेव की हालत इतनी खराब थी कि वो अपनी बात भी ढंग से नहीं बोल पा रहा था। आहान ऐसे ही दूसरे हाथ के साथ करना चाहता था। जैसे ही उसने सुखदेव का दूसरा हाथ पकड़ा, किसी ने उसकी तरफ स्वॉर्ड फेंकी। आहान ने स्वॉर्ड को आते हुए देखा और वो पीछे हो गया, जिसकी वजह से उसके हाथ से सुखदेव भी चला गया। सुखदेव का हाथ बुरी तरह से डैमेज हो चुका था, इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रहा था। आहान से उसे अब कोई खतरा नहीं था, इसलिए वो दूर खड़े विनीत को देखने लगा। वो जानता था कि ये स्वॉर्ड विनीत ने ही फेंकी थी। विनीत का चेहरा बिल्कुल शांत था। आहान को जब सुखदेव ने पॉइजन दिया था, तब उसे इतना गुस्सा नहीं आया था जितना विनीत के बीच में टांग अड़ाने पर आया था। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तुम्हें भी मुझसे लड़ना है क्या? आहान ने गुस्से में कहा। स्वॉर्ड आहान के पीछे वाली दीवार पर अटकी हुई थी। अब विनीत धीरे धीरे चलकर आहान के पास आ रहा था। उसने आहान से कहा, माय डियर मार्शल आर्ट्स फ्रेंड, अगर फाइट के बिना काम हो सकता है तो हमें वो ही करना चाहिए। ज्यादा फाइट करने का कोई फायदा नहीं है। आहान इस वक्त इतने गुस्से में था कि वो विनीत को अब्यूज करने लग गया। आहान को सुखदेव और विनीत दोनों से धोखा मिला था। आहान कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था, पर धोखा नहीं। अगर तुम्हें यही करना था तो पहले क्यों नहीं बोले? डरपोक की तरह पीछे से वार क्यों किया? आहान ने कहा। विनीत ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराने लगा। उसके पास स्वॉर्ड नहीं थी, पर उसकी पावर भी किसी से कम नहीं थी। वो आहान के पास आया और उस पर अटैक करने लगा। उनके बीच कुछ ही देर में 100 से ज्यादा एक्सचेंजेस हो गए। विनीत के कुछ मूव्स बहुत हार्ड थे तो कुछ मूव्स बहुत सॉफ्ट थे। आहान के पीक पर पहुंच चुके QI को नीचे लाना चाहता था वो, इसलिए उसने ऐसा किया। पर आहान की पावर्स अनबीटेबल थी। आहान ने विनीत को यह एहसास दिला दिया था कि वो उसे नहीं हरा सकता था। स्वॉर्ड के बिना विनीत डिसएडवांटेज में था, इसलिए वो अब स्वॉर्ड लेना चाहता था। वो जैसे ही स्वॉर्ड की तरफ भागा, आहान भी उसकी तरफ भागा। ऐसा नहीं था कि आहान उसे स्वॉर्ड के साथ हरा नहीं सकता था, पर आहान बस उसे कोई मौका नहीं देना चाहता था। आहान थोड़ा सा चूक गया और स्वॉर्ड विनीत के हाथों में चली गई। विनीत जोर से हंसने लगा और उसने कहा, आप दिखाता हूँ मैं तुम्हें। इस वक्त आहान की जो कंडीशन थी, उसे कोई भी हरा सकता था। आहान ने कॉन्फिडेंटली कहा,
देखते हैं। इसके बाद विनीत ने आहान पर अटैक करना शुरू किया। आहान विनीत को बिना किसी वेपन के भी बहुत अच्छी टक्कर दे रहा था। मुझे लगा कि तुम अच्छे इंसान हो और दोस्त बनने लायक हो, पर तुम तो सांप निकले। अच्छा हुआ तुमने अपनी असलियत पहले ही दिखा दी, आहान ने कहा। अब जो ही है यही है, विनीत ने कहा। पहले मैं तुमसे इसलिए लड़ रहा था क्योंकि तुमने ये फाइट इनिशिएट की थी, और अब मैं तुमसे इसलिए लड़ना चाहता हूँ क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं हो। तुम्हें हरा कर ही मुझे चैन मिलेगा, आहान ने कहा। इतना कहने के साथ ही आहान ने विनीत के हाथ को किक किया और स्वॉर्ड विनीत के हाथ से छूट गई। आहान हवा में उछला और उसने वो स्वॉर्ड पकड़ ली। मैं दिखाता हूँ स्वॉर्ड तकनीक किसे कहते हैं, आहान ने कहा। इसके बाद आहान ने अपने स्पोर्ट स्किल्स दिखाने शुरू किए। वो बहुत एलिगेंटली और ग्रेसफुली स्पोर्ट के साथ विनीत पर अटैक कर रहा था। उसका हर एक मूवमेंट देखने लायक था। हर कदम के साथ आहान एक नया मूव कर रहा था। देखते ही देखते विनीत एक दीवार के पास आकर रुक गया। अब वो बच नहीं सकता था। वो जानता था कि वो उसके बहुत पास है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी आहान ने तलवार को विनीत के आर्म में घुसा दिया। उसकी आर्म से खून निकलने लगा और वो दर्द में चिल्लाने लगा। उसने विनीत को हरा दिया था। अब वो सुखदेव को मारना चाहता था। वो सुखदेव के पास गया और जैसे ही उसने उसे मारने के लिए हाथ उठाया, मैनेजर जोर से चिल्लाया, रुक जाओ। मैनेजर बहुत घबराया हुआ था। वो मार्शल आर्ट्स नहीं जानता था, इसलिए अब तक कुछ नहीं कर पाया था, पर अब वो अपने मास्टर को मरते हुए नहीं देख सकता था। मैनेजर की बात सुनकर आहान रुक गया। उसने गुस्से में कहा, क्या है? हमसे गलती हो गई, हम लालची हो गए थे इसलिए हमने ये सब किया। आपका दिल तो बहुत बड़ा है, प्लीज छोड़ दो, मैनेजर ने कहा। अच्छा, तुम्हारे मास्टर ने जो किया वो सही था? उन्होंने मुझे धोखा दिया और तुम चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूं? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, आहान ने कहा। हम अपनी गलती मानते हैं, हमसे गलती हुई है। आप सर की जान बख्श दीजिए, उसके बदले में आप जो मांगेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। आप सर को छोड़ दीजिए, मैनेजर ने कहा। क्या आहान एक बार फिर मैनेजर की इस बात पर यकीन करेगा और सुखदेव को छोड़ देगा? जब आहान सुखदेव पर उसे पॉइजन करने का इल्जाम लगाता है तो सुखदेव उसे डिनाई कर देता है। सुखदेव के खतरनाक अटैक्स के बीच आहान अपना हाथ कपड़े से बांधता है ताकि जहर पूरे शरीर में फैले नहीं। जब आहान डिसएडवांटेज में होता है तब अचानक से वो अपने बॉडी में चेंजेस करता है और सुखदेव को क्रिपल कर देता है। इसके बाद वो विनीत से भी फाइट करता है। जब वो सुखदेव को मारने लगता है तब मैनेजर उसे रोक लेता है। हम अपनी गलती मानते हैं, हमसे गलती हुई है। आप सर की जान बख्श दीजिए, उसके बदले में आप जो मांगेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। आप सर को छोड़ दीजिए, मैनेजर ने कहा और आहान के आगे एक बोतल कर दी। इस बोतल में उस पॉइजन का एंटीडोट था। आहान ने वो बोतल ली और इस एंटीडोट को पी लिया। ऐसा करो, तुम बताओ तुम मुझे क्या दे सकते हो? अगर मुझे सही लगा तो मैं इन्हें छोड़ दूंगा, आहान ने कहा। वो जानना चाहता था कि सुखदेव को बचाने के लिए मैनेजर किस हद तक जाएगा। बाकी उसके मन में सुखदेव को जिंदा छोड़ने का ख्याल एक बार भी नहीं आया था। आहान ने सोचा, अभी ना सही 5 मिनट बाद तो इसे मरना ही है, तो मैनेजर की बात सुन लेता। ये बात सुनकर मैनेजर ने बहुत सोचा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या दे जिससे आहान सुखदेव को छोड़ दे। जब वो सोचने में बहुत वक्त लगा रहा था तब आहान ने कहा, लगता है तुम्हें अपने सर की जान प्यारी नहीं है। ऐसा करता हूँ, मार ही देता हूँ इसे, आहान ने कहा और अपना हाथ हवा में उठाया। नहीं 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 नहीं, मैनेजर ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, नहीं, हमें कुछ वक्त दीजिए, हम अभी सोचकर बताते हैं। मैं कॉम्पेंसेट करने के लिए तैयार हूँ। आहान को भी कोई जल्दी नहीं थी। वो जानता था कि इस वक्त वो सेफ है। ना सुखदेव कुछ कर पाएगा और ना ही विनीत। बाकी कोई भी मार्शल आर्ट्स में ट्रेन नहीं था कि आहान को नुकसान पहुंचा सके। बहुत सोचने के बाद मैनेजर ने कहा, हम आपको सरोवर मैनोर, रॉयल होटल और ये स्टोन देने के लिए तैयार हैं। आहान को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो लोग उसे ये चीज देने के लिए तैयार हो जाएंगे। इन दोनों प्रॉपर्टीज का प्राइस इतना था कि कोई सोच भी नहीं सकता था। इसके अलावा वो आहान को वंडर स्टोन देने के लिए भी तैयार थे, और आहान को ये सब नहीं चाहिए था। वो तो इतने बड़े धोखे की वजह से सुखदेव को मारने के लिए बेचैन हो रहा था। आहान का लेफ्ट आर्म अब थोड़ा ठीक हो गया था, पर उसमें स्ट्रेंथ भी वापस आने लगी थी।
उसने अपना हाथ उठाया और एक ही स्ट्राइक में सुखदेव को मारने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही आहान का हाथ सुखदेव की गर्दन के पास पहुंचने वाला था, उसे फिर से किसी ने रोका। रुक जाओ, उसे मत मारो। इस बार आहान को रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि रक्षित था। आहान बहुत कंफ्यूज हो गया। वो सोच रहा था कि रक्षित उसे क्यों रोक रहा था, पर वो किसी और की बात माने या ना माने, रक्षित की हर बात सुनता था। उसके साथ इतने वक्त रहने के बाद उसे ये तो समझ आ गया था कि रक्षित उसे हार्म करने के बारे में नहीं सोचेगा। उसने कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ ही पूछा, क्यों? रक्षित के चेहरे पर काम एक्सप्रेशन था और उसने डीप वॉइस में कहा, आहान, मैं तुम्हें इसे मानने से रोक नहीं रहा हूं, और मेरे पास एक आइडिया है। अगर तुम्हें पसंद आए तो तुम मान लेना, वरना इसे तो हम कभी भी मार सकते हैं। मेरे साथ ये गैसिंग गेम मत खेलो और जो बोलना है साफ साफ बोलो। आहान ने कहा। सिर्फ आहान ही नहीं बल्कि वहां पर बहुत सारे लोग थे जो ये जानने के लिए बेताब थे कि रक्षित के पास ऐसा क्या आइडिया है। रक्षित आहान के पास गया और उसके कान में कुछ कहा। रक्षित की बात सुनकर आहान खुश हो गया और हंसने लगा। उसने स्माइल करते हुए कहा, वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा और इसे छोड़ दूंगा। रक्षित भी स्माइल कर रहा था। अभी टू हियर दैट, रक्षित ने कहा। वहां मौजूद किसी ने भी नहीं सुना था कि रक्षित ने आहान से क्या कहा था, पर वो ये जानकर खुश थे कि आहान सुखदेव को नहीं मारेगा। एक्साइटमेंट में वो आहान को थैंक यू बोलने लगे। उन्हें इतना देर खुश देखकर आहान ने कहा, मुझे थैंक यू बोलने की इतनी जल्दी भी मत करो। अभी अभी तुमने जो चीजें मुझे देने की बात की है, मुझे उसके अलावा एक चीज और चाहिए। ये बात सुनकर उनके दिल की धड़कनें बढ़ गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इन सब चीजों के अलावा अब आहान को और क्या चाहिए। अब उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा था जो वो उसे दे सके। आहान ने उस मोटे को इशारा किया और कहा, मुझे तुम बहुत पसंद हो। जैसे ही आहान ने ये बात बोली, वो आदमी अपने घुटने पर बैठ गया और गिड़गिड़ाने लगा। सर, प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे मार कर आपको वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा। प्लीज स्पेयर मी। मैं रोज प्रे करूंगा कि भगवान आपको सारी खुशियां दे और लंबी जिंदगी दे। आप मुझे मत मारिए। इस बात पर आहान ने रूखी आवाज में कहा, ओफो, मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि अब से तुम मेरे साथ रहो। अगर तुम लॉयल रहे तो तुम्हारी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी है। वो आदमी चुप हो गया और चुपचाप आहान की बात मान गया। कुछ वक्त में प्रॉपर्टी की डील भी सेटल हो गई और स्टोन भी आहान को मिल गया। आहान ने उन लोगों के बारे में ज्यादा नहीं पूछा। उसे पता था कि सुखदेव वापस अपने घर चला गया है और वहां पर रिकवर कर रहा है, और विनीत भी उस दिन के बाद से अंडरग्राउंड हो गया है। आहान ने उस मोटे आदमी को रक्षित के हवाले कर दिया क्योंकि अभी उससे उसे कुछ खास काम नहीं था। आहान ने एक पूरा दिन उस बॉक्स और स्टोन को स्टडी किया। आहान को समझ आ रहा था कि वो स्टोन नहीं बल्कि कुछ अलग है। सुखदेव ने उस बॉक्स में कुछ ऐसी वेव सेट की थी जिसकी वजह से उसे अजीब सेंसेशंस फील हो रही थी। वो स्टोन तो मामूली सा स्टोन था। ये देखकर आहान को बहुत गुस्सा आया। उसका मन कर रहा था कि वो नॉर्थ ईस्ट जाकर सुखदेव को जान से मार दे। उसने मन में सोचा, मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ बन गया। अपने लालच की वजह से इस मामूली पत्थर को स्पेशल और प्रीशियस समझने लग गया। आहान कुछ दिन तो गुस्सा रहा, पर फिर इसके बाद वो शांत हो गया। जब वो शांत हो गया तब उसने मयूर और हिमानी को रिसोर्ट में बुला लिया। ये रिसोर्ट चिल करने के लिए बहुत अच्छी जगह थी। आहान भाई, आपको अचानक से मेरी याद कैसे आई? मयूर ने पूछा। यस, मुझे तो लगा था कि आप मेरे बारे में भूल गए होंगे, हिमानी ने कहा। अरे मैं किसी को नहीं भूला हूँ, बस मेरे पास वक्त नहीं था। जैसे ही टाइम मिला मैंने तुम्हें यहाँ बुला लिया ना, आहान ने कहा। तीनों आपस में बात कर रहे थे और स्विमिंग पूल के किनारे चिल कर रहे थे। कुछ देर बाद आहान वहाँ अकेला रह गया और जैसे ही वो सोने लगा उसे हल्ला होने की आवाज आने लगी। आहान उठकर तुरंत मेन गेट के पास गया। जिस गार्ड ने कुछ दिन पहले आहान को रोका था वो उससे मिला। आहान को अंदाजा लग गया था कि वहाँ पर क्या चल रहा है। तभी वहाँ पर हिमानी भी आ गई। उसने पूछा, क्या हुआ? पता नहीं, चलो चलकर देखते हैं, आहान ने कहा। आहान ने देखा कि कुछ लोग गेट के बाहर खड़े थे और सिक्योरिटी गार्ड से बहस कर रहे थे। हम यहाँ के मेंबर्स हैं, तुम हमें ऐसे कैसे रोक सकते हो?
एक आदमी ने कहा, साहब मेंबर्स की मेंबरशिप खत्म कर दी गई है और ये रिजॉर्ट एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ कोई नहीं आ सकता है। गार्ड ने कहा, रिजॉर्ट की डील होने के बाद अहान ने सबकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी थी और उसे प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दिया था। अहान को लीजर टाइम में लोग पसंद नहीं थे, वो अकेले या अपने लोगों के बीच में रहना पसंद करता था, पर अहान को नहीं पता था कि कोई वहां आकर उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और डू यू मीन बाय कैंसिल? ऐसे कैसे कोई मेरी मेंबरशिप कैंसिल कर सकता है? मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा, एक आदमी ने कहा। अहान ने कुछ नहीं कहा और साइड में खड़ा होकर सब देख रहा था। वो देखना चाहता था कि ये सिक्योरिटी गार्ड्स उन लोगों को कैसे ट्रीट करता है। गार्ड बहुत रिस्पॉन्सिबल था, उसने उन लोगों को बहुत अच्छे से हैंडल किया। सर, मैं सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूँ, मुझे ऊपर से ऑर्डर्स हैं कि मैं किसी को अंदर ना आने दूं, बस मैं वही कर रहा हूँ। गार्ड ने कहा, तुम अभी अपने मैनेजर को बुलाओ यहाँ, देखती हूँ मुझे अंदर आने से कोई कैसे मना करता है। मनाली में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जो मुझे मना करे, एक लेडी ने गुस्से में कहा। हिमानी का दिल बहुत सॉफ्ट था। जब उसने देखा कि वो सिक्योरिटी गार्ड बहुत प्रेशर फील कर रहा है, तब उसने अहान को धीरे से कहा, आप इंटरफेयर नहीं करोगे? नहीं, ये लोग ज्यादा स्मार्ट बन रहे हैं, देखते हैं इनकी स्मार्टनेस किस हद तक जाती है, अहान ने कहा। उन गेस्ट में से कुछ लोग समझदार भी थे। एक चश्मे वाला आदमी आगे आया और उसने कहा, तुम शायद हमें जानते नहीं हो, एक काम करो, अपने मैनेजर को बुलाओ, हमें उससे बात करनी है। सिक्योरिटी गार्ड ने फर्मली मना करते हुए कहा, सॉरी सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। यहाँ के रूल है कि मैं किसी को अंदर ना जाने दूँ और मैं वही फॉलो कर रहा हूँ। गार्ड की बातें सुनकर गेस्ट थोड़ा अनॉय हो गए। इसके बाद उसके सामने एक और लेडी आई और उसने अहान और हिमानी को देखकर कहा, तुमने कहा था कि कोई अंदर नहीं जा सकता है, ये लोग अंदर क्या कर रहे हैं? ये कोई स्पेशल है क्या? उस लेडी की टोन में साफ नजर आ रहा था कि वो कितनी अनॉयड थी। सिक्योरिटी गार्ड ने अहान को देखा। वो अहान को जानता था, पर उसे ये नहीं पता था कि वो वहाँ का ओनर है। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि अहान को परमिशन क्यों मिली थी, पर उसे जितना पता था उसने उतना उन गेस्ट्स को बता दिया। सर, वो लोग यहाँ के मेंबर है, इसलिए मैंने उन्हें अंदर जाने दिया, गार्ड ने कामली कहा। क्या कहा तुमने? ये फर्नीचर से दिखने वाले लोग यहाँ के मेंबर हैं? इस वक्त मजाक करने के लिए तुम्हें हमें मिले क्या? उस लेडी ने हंसते हुए कहा और वो ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे उसने आज से पहले ऐसा जोक नहीं सुना था। ये बात सुनकर अहान को बहुत गुस्सा आया। अहान को देखकर उसे फर्नीचर कहा जा सकता था, पर हिमानी के लिए ये वर्ड यूज करना सही नहीं था। हिमानी किसी भी एंगल से फर्नीचर नहीं लग रही थी। अपने कस्टमाइज स्विमिंग कॉस्ट्यूम में हिमानी बहुत सुंदर और एलिगेंट लग रही थी। आप फर्नीचर किसे कह रही हैं? गार्ड ने एक बार मना कर दिया ना कि आप लोग अंदर नहीं आ सकते, तो आपको ये बात समझ नहीं आ रही है क्या? फाइनली अहान आगे आया और उसने कहा, तुम खुद को समझते क्या हो? ये मनाली है और यहाँ हमें कोई कुछ नहीं कह सकता है। मैंने तुम्हें तो यहाँ पहले कभी नहीं देखा है, इसलिए मैं तो तुम्हें फटीचर, नालायक और गंवार ही बोलूंगी, उस लेडी ने कहा। इतनी सब बातें सुनकर अहान को बहुत गुस्सा आया कि अहान अपने गुस्से पर काबू पा लेगा या वो उन लोगों को अच्छा सबक सिखाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द आ रहा है एंड गाइस चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो एंड गाइस शेयर कर दो। यार क्या कर रहे हो तुम लोग, देख लेते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते। एंड गाइस नेक्स्ट एपिसोड में जो भी होगा सच में तबाही मच जाएगी, मजा आ जाएगा। आखिर चले क्या रहा भाई, मजे मतलब भाई मजे होने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और जो भी होगा मतलब अहान इस फाइटिंग को क्या जीत पाएगा भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर हमें नेक्स्ट एपिसोड में मिल जाएंगे और मजा आएगा सच में। आखिर क्या होगी चीजें यार नेक्स्ट एपिसोड में, मतलब इतना ज्यादा भाई क्यूरियोसिटी मतलब आ रही है स्टोरी में। आई थिंक कि चीजें बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट एंड नेक्स्ट लेवल होने वाली हैं। तो गाइस यार चैनल पर नए हो तो यार दाब दो यार सब्सक्राइब का बटन एंड वीडियो को लाइक कर दो एंड कमेंट कर देना एंड शेयर कर देना, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आगे का नेक्स्ट पार्ट लेकर। तो ओके एंड बाय।